ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर मोहित कुमार जी का। आज जो आपने विषय रखा है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और घुटनों का जोड़ों का दर्द के लिए उपयुक्त थेरेपी हम कैसे कर सकते हैं, तो थेरेपी के विषय में आप बताएंगे। घुटनों और जोड़ों के जो जॉइंट्स पेन होते हैं हमारे, उनके बारे में। और आज के समय में अधिकतर लोगों को जॉइंट्स पेन है, उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगा ये सेशन। तो सभी से अनुरोध है कि ध्यान से सुने और नोट्स बनाएं, बीच में अपना माइक ना खोलें। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और मैं दीपन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम सब साधकों को कराएं। जी। ओम। ओम। ओम सभी को महिला पतंजलि ऑनलाइन निशुल्क योग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर मोहित कुमार, जो एमपीटी ऑर्थोपेडिक कंडीशन में डिग्री प्राप्त की है, और आपने अपना करियर हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एक लेक्चरर के रूप में शुरू किया था। और 2007 से करीब 17-18 सालों से आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी स्पेशलाइजेशन, जो सभी लोग को प्रॉब्लम रहती है, खास करके बैक पेन, नेक पेन और ऑस्टियो ऑर्थराइटिस में है। और आपने बहुत सारे अलग अलग एनजीओ में भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं। और आज आपका विषय है घुटनों व जोड़ों के दर्द के लिए उपयुक्त थेरेपी। स्वागत है डॉक्टर मोहित जी आपका। धन्यवाद दीप जी। मैं डॉक्टर मोहित। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आज का जो लेक्चर है ये मैं कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं दे रहा हूँ। मैं डायरेक्टली आपसे बात करके दे रहा हूँ। आप लोग जानकारी जो लेना चाहें वो भी ले सकते हैं बाद में। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हमारे जो जोड़ों के दर्द हैं, हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ी भ्रांति है कि जोड़ों के दर्द सिर्फ एक उम्र के बाद होते हैं, पर ऐसा नहीं है। पहले हम लोग देखते थे कि जोड़ों के दर्द एक उम्र के बाद आते हैं, बट जोड़ों के दर्द आज के टाइम में किसी भी उम्र में आपको मिल सकते हैं, चाहे यंग हो चाहे एजड हो। अब जोड़ों के दर्द हम जनरली देखते हैं दो तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स में आते हैं, जैसे घुटने में आएगा या एड़ी में आएगा। एक होते हैं जो हमारे छोटे जोड़ों में दर्द आते हैं, उंगलियों में है, पैर की उंगलियों में है। एक होते हैं जो हमारे यूरिक एसिड की वजह से दर्द आते हैं। तो ये सब अलग अलग विभिन्न प्रकार के जोड़ों के दर्द हैं। तो जो हमारे बड़े जोड़ों में दर्द आ रहे हैं, घुटनों में, जिसे हम सबसे ज्यादा कॉमनली देखते हैं घुटनों में दर्द, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? नाम से एक आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट में इन्फ्लेमेशन। आर्था इज जॉइंट और आइटिस इज इन्फ्लेमेशन। बट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो बेसिकली है आपका डीजेनरेटिव चेंजेस। डीजेनरेटिव चेंजेस का मतलब हो गया कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपके जो जॉइंट है उसमें इन्फ्लेमेशन चेंजेस आ रहे हैं। अब इन्फ्लेमेटरी चेंजेस क्यों आ रहे हैं? कि जो हमारा नी जॉइंट है उसमें एक कार्टिलेज की लेयर होती है, फिर उसके बाद एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, और फिर आपकी मेनिस्कस होती है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वो आपका साइनोवियल फ्लूइड घिसता जाता है, आपका कार्टिलेज रफ होता जाता है, जिसकी वजह से आपका जो नी जॉइंट है उसकी स्पेस कम होती जाती है, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब इसके संग एक सबसे बड़ी परेशानी है कि ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आएगा। और अगर आपका वजन ज्यादा है या आपको कोई और कोमॉर्बिडिटी है, जैसे अगर आपको डायबिटीज है, थायराइड है, तो आपको इसके आने के चांसेस और ज्यादा हो जाए। तो ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनके पैर थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। उसके साथ फिर हम बात करेंगे छोटे जोड़ों के आर्थराइटिस के। उसे कहते हैं हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस। वो एक तरीके से कह सकते हैं आप जेनेटिक भी है। और छोटे जो इन्फ्लेमेट जॉइंट्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, चाहे आपकी उंगलियों के जॉइंट्स हैं, पीआईपी जॉइंट्स हैं, डीआईपी जॉइंट्स हैं, चाहे पैरों के छोटे जॉइंट्स हैं। कई बार आपने देखा होगा लोगों के हाथों पैरों की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, तो उसे कहते हैं हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करने को कहूं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों में क्या फर्क है और क्यों दोनों की पैथोलॉजी है, तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी हम देख रहे थे वो बेसिकली डीजनरेशन है। आपकी उम्र के संग, आपके लाइफ स्टाइल, गंदे लाइफ स्टाइल के संग ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस आते हैं। जबकि रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आपकी जेनेटिक भी हो सकती है
और बाद में आपसे आके और आगे जनरेशन में जा सकती है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ज्यादा मिलते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस में डीजनरेशन ज्यादा मिलेगा। फिर एक होता है गाउटी आर्थराइटिस, जिसमें हमारा सीरम यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा और भी बहुत तरीके के आर्थराइटिस हैं, जिनकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, जॉइंट के अंदर का कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं। अब बात करें कि भाई क्या चीजें हैं आज के समय में जो ये आर्थराइटिस को हमें प्रोन कर रही है। सबसे मेजर चीज है हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जब जॉइंट्स फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है तो उनकी जो मसल स्ट्रेंथ है, आसपास की जॉइंट्स की मसल स्ट्रेंथ है, वो हम लूज करेंगे, जिसकी वजह से जॉइंट्स के आसपास जो बेसिकली स्पेस जॉइंट की होनी चाहिए वो कम हो जाएगी, और उसमें फिर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आएंगे। तो जो हमारे आर्थराइटिक चेंजेस हैं, अगर हमें उन्हें मैनेज करना है तो सबसे पहला हमारा पार्ट होना चाहिए कि हम फिजिकली एक्टिव रहें, अपने जॉइंट्स को चलाते रहें। दूसरा सबसे बड़ा एक कॉज आता है, वो होता है डाइट मैनेजमेंट का। आजकल के बच्चों की डाइट जो खराब हो रही है, जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जो हमारे हेल्दी फूड्स होने चाहिए उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं। तो जितना आप जंक फूड लेंगे उतना आप जो अपना साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज को डिस्ट्रक्ट करेंगे, वो बार बार रीजनरेट नहीं होगा। जब रीजनरेट नहीं होगा उतना बढ़िया, तो वो खत्म होता जाएगा, एक एज के बाद आके वो आपका खत्म हो जाएगा। तो जितना अच्छा हो सकता है आप डाइट रखें, आप प्रोटीन भी लें, और थोड़ा अमाउंट में फैट भी लें। ऐसा नहीं है फैट बिल्कुल नहीं लेना, हाँ जिन्हें हार्ट का इशू है कुछ है वो फैट का अमाउंट कम करें, बट कुछ अमाउंट में फैट भी लें, ताकि आपका जो जॉइंट की एक चिकनाई है, जो एक बेसिकली लुब्रिकेशन है, वो मेंटेन रहे। तीसरा पार्ट आता है कि हमारे जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उनका हम जरूर ध्यान रखें। हमारे जो आर्थराइटिस होते हैं वो बेसिकली हमारे डायरेक्टली रिलेटेड है कोमॉर्बिडिटीज के। अगर मुझे आर्थराइटिस है या मुझे इस तरीके के जोड़ों के दर्द आते हैं, तो मुझे अपनी कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज अगर मुझे है तो मुझे उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे मेरी डायबिटीज में फ्लक्चुएशन आएगी, मुझे इस तरीके के पेन्स और बढ़ते हुए महसूस होंगे। या अगर मुझे थायराइड है तो मुझे उसका ध्यान रखना है कि जैसे जैसे थायराइड मेरा बढ़ेगा या फ्लक्चुएट करेगा, तो मेरे जॉइंट पेन्स और बढ़ते हुए और कम होते हुए फ्लक्चुएट। चौथी चीज है, मैं अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारूं, प्रॉपर एक स्लीपिंग पैटर्न रखूं। अगर मेरा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है तो मुझे परेशानी होगी। अगर मेरा सेटिंग पैटर्न रहता है, सेटिंग जॉब है, और मैं नहीं चलता हूँ 8-8 घंटे 9-9 घंटे सिर्फ बैठ के काम करता हूँ, तो मुझे परेशानी होगी। जहां मुझे जरूरत है कि हाँ मुझे 1 फ्लोर 2 फ्लोर पे जाना है, तो मैं कोशिश करूं कि मैं स्टेयर्स लूं। बट जब मुझे जॉइंट में एक्यूट पेन है तो शायद मैं अवॉइड कर सकता हूँ। बट अगर मैं सही हूं, तो आपको अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए कि भाई मुझे जॉइंट पेन ना हो, या हल्का अगर जॉइंट पेन है तो उसे ना बढ़े वो, तो उसके लिए जहां मैं सीढ़ी ले सकता हूँ वहां मैं सीढ़ी लूं। बट जहां मुझे ज्यादा पेन है फिर मैं वहां लिफ्ट यूज करूँ। अगर मुझे पेन नहीं है तो स्टार्टिंग में मैं वॉकिंग बहुत अच्छी करूं, 15 मिनट सुबह करने की कोशिश करूं, 15 मिनट शाम करने की कोशिश करूं। जो हमारे योगासन है सारे योगासन करूं, जितने हमारे सूक्ष्म व्यायाम है सूक्ष्म व्यायाम करने की कोशिश करूं। अगर मुझे जॉइंट में पेन है तो मैं वॉक को कम करके साइकिलिंग बढ़ाने की कोशिश करूं। साइकिलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपके जॉइंट्स में थोड़ा सा पेन नहीं आएगा। साइकिलिंग से आपके जॉइंट्स पे प्रेशर नहीं पड़ता है, वॉकिंग से थोड़ा ज्यादा पड़ता है। तो जब आपको जॉइंट पेन होना शुरू हो जाए तो वॉकिंग थोड़ा कम कर दे, साइकिलिंग को बढ़ाने की, स्टैटिक साइकिल ले लें, स्टैटिक साइकिलिंग बढ़ाने की कोशिश करें। चौथा, हम रेगुलर अपने, अगर मुझे पेन आ रहा है तो टेस्टिंग की पे ध्यान दें। अगर मुझे जॉइंट में पेन आ रहा है तो मैं एक्सरे जरूर कराऊं। नी जॉइंट की बात करूं तो अगर मुझे नी जॉइंट में पेन आ रहा है तो मैं अपना नी जॉइंट का, दोनों नी जॉइंट का एक्सरे जरूर कराऊं, और वो भी स्टैंडिंग पोजीशन में। स्टैंडिंग पोजीशन से मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में मेरे नी जॉइंट में कितना वेट गैप कम हो रहा है। तो उसे मैं सामने से और साइड से जब मैं देखूंगा तब मुझे पता चलेगा कि हमारे जॉइंट्स जो हैं उनके बीच में कितना गैप कम हो रहा है, कितना मेरा कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन है, कितना मेरा गैप बचा हुआ है। उसके हिसाब से फिर मैं अपना ट्रीटमेंट करूं। रुमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो कुछ टेस्ट होते हैं, आरए फैक्टर है सीरम रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, उसके बाद एंटी सीसीपी है, ये टेस्ट जरूर कराऊं। डायबिटीज अगर मुझे है तो साथ में डायबिटीज रेगुलर चेक करूं, थायराइड है तो साथ में थायराइड रेगुलर चेक करूं। अगर मुझे गाउटी आर्थराइटिस की बात करूं तो सीरम यूरिक एसिड रेगुलर मैं चेक कराऊं। अगर मुझे एडी में दर्द रहता है, सुबह उठता हूं सबसे ज्यादा एडी में उठते ही मुझे दर्द होता है, पहले कुछ कदम चलने पे पेनफुल होते हैं, तो वो गाउटी आर्थराइटिस की चांस हो सकती है, तो सीरम यूरिक एसिड जरूर चेक कराऊं। उसके अलावा
फिर मैं, अगर मुझे एक प्रॉब्लम होती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आपकी स्पाइन का आर्थराइटिस एक तरीके का, तो अगर उसका मुझे ट्रबल लगता है, सुबह उठता हूँ, उठने में मुझे स्टिफनेस लगती है, पेन लगता है, सांस लेने में परेशानी लगती है, तो मैं सीरम, बेसिकली HLA-B27 एक टेस्ट होता है, उसे करा सकता हूँ। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो मैं कराऊं रेगुलर, अगर मुझे परेशानी लग रही है तो अपना जरूर कराऊं। कोई भी चीज अगर मैं मिस कर जाऊंगा और मैं इग्नोर करूंगा अपनी बीमारी को, तो वो बढ़ती जाएगी। और ऑस्टियो आर्थराइटिस एक ऐसे चेंजेस हैं जिसपे अगर मैं इग्नोर करता हूं और वो बढ़ती जाती है, तो बाद में जाके हम उसे रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। फिर आपने सुना होगा कि मैं हड्डी के डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा जी घुटने बदलवा लीजिए, तो फिर एक उनके पास एकमात्र इलाज रह जाता है घुटने बदलने का। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि हम शुरुआत से ही, मैं पहले तो मोबाइल रहूं, जितना हो सके चलूं, एक्सरसाइज करूं, अपने खान पान पे ध्यान रखूं, और जब भी मुझे लगे कि हल्का फुल्का मुझे पेन आ रहा है तो मैं उसे दिखाऊं जरूर, चाहे मैं ऑर्थोपेडिशियन को दिखाऊं, चाहे मैं फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाऊं। अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होगा, अच्छा ऑर्थोपेडिशियन होगा, तो वो पहले ही आपको एक्सरे सजेस्ट करेगा, आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट करेगा, उसके बाद वो एग्जामिन करके डायग्नोज करके फिर आपको मैनेजमेंट बताएगा। मैनेजमेंट तीन तरीके का होता है, मेडिकल मैनेजमेंट हो सकता है, फिजियोथेरेप्यूटिक मैनेजमेंट हो सकता है, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट। जो मेडिकल मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है वो साथ चलता है। कुछ दवाइयां होंगी इन्फ्लेमेशन के लिए, पेन के लिए, तो वो आप लें, साथ में अपनी फिजियोथेरेपी करें। और अगर उन दोनों से नहीं बढ़ता है तो फिर हमारा जाता है इंजेक्शंस की तरफ, स्टीरॉयड के इंजेक्शंस की तरफ, जो हाईली एडवाइजेबल नहीं है। कोई भी ऑर्थोपेडिशियन डायरेक्टली उस पर जंप नहीं करता, पहले वो मेडिकल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट में जाता है। नहीं सही होती आपकी बीमारी तो वो शायद उनकी तरफ जाए, और फिर भी अगर चेंजेस नहीं मिलते तो फिर सर्जरी का। अब बात करें हम थेरेपी पार्ट की, तो थेरेपी पार्ट में हम ये देखें कि सबसे पहले एक्यूट फेज है, दर्द हमारा अचानक शुरू हुआ, फिर थोड़े दिन हो गए दर्द शुरू हुए, और फिर लेट स्टेज है, क्रोनिक स्टेज। हर टाइम की अलग अलग थेरेपी है। मेरा पेन अचानक शुरू होता है तो वो एक्यूट फेज है। अब अगर अचानक शुरू हो रहा है तो मैं कोशिश ये करूं कि उसमें मैं आइसिंग करूं, मैं उसमें गर्म सिकाई ना करूं, क्योंकि उस वक्त एक्यूट इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होंगे, इन्फ्लेमेशन अभी अभी शुरू हुआ। अगर मैं उसमें गर्म सिकाई करूंगा तो और ब्लड का फ्लो उस एरिया में बढ़ जाएगा और इन्फ्लेमेशन बढ़ने की चांसेस है। तो इनिशियली मैं पहले 3 दिन 4 दिन तक उसमें आइसिंग की सिकाई करूं। जब मैं आइसिंग कर रहा हूं तो वहां इन्फ्लेमेशन कम होगा, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, मैं उस जॉइंट को रेस्ट दूं इनिशियली। हम लोगों में भ्रांतियां हैं कि भैया जब मुझे दर्द हो रहा है तब मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूं, नहीं। जब अचानक दर्द शुरू हुआ तो मैं उस पार्ट को रेस्ट दूं, ताकि बॉडी अपने आप उसे हील होने का मौका दे। जब वो हील हो जाए, थोड़ा सा पेन मेरा सेटल हो जाए, इन्फ्लेमेशन के चेंजेस मेरे कम हो जाए, तब मैं अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छा योगा एक्सपर्ट से मिलके क्या क्या एक्सरसाइज, क्या क्या कर सकता हूं मैं और क्या क्या नहीं मुझे करने हैं, वो सब जानते हुए अपनी एक्सरसाइज शुरू करूं। जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, किस पोजीशन में आपको नहीं बैठना है, किस पोजीशन का आपको यूज करना है। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप उखड़ू ना बैठे, नीचे ना बैठे ज्यादा, ठीक है। जहां मजबूरी है वहां बैठना है, अदरवाइज जहां अवॉइड कर सकते हैं वहां अवॉइड करें। एक्यूट फेज है तो पेन के साथ आप ज्यादा वॉक ना करें, आप ज्यादा स्टेयर केस ना लें, आप तब उस टाइम पर लिफ्ट लें। अब आ जाएगा दूसरा फेज। दूसरा फेज जब आपका 4-5 दिन के बाद बीत गया, तो फिर आप अपनी दवाइयां शुरू करें जो आपको डॉक्टर ने बताई हो। उसके बाद फिर अपनी एक्सरसाइजेज रेगुलर रखें, स्विमिंग कर सकते हैं, आपने सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। क्वाड्रिसेप्स मसल होती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करी जा सकती है नी जॉइंट में। काफ मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, उनको रिलीज करा जा सकता है, ताकि काफ मसल के टाइट होने से भी आपके नी जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ता है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस नी हो रहा है और आपको नी में पेन आ रहा है, आप उसे इग्नोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं लेटर स्टेजेस पे वो आपको कमर का दर्द भी करेगा। तो अपनी कमर की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। और जब हम उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, जब हमारा दर्द पुराना हो गया, काफी टाइम से चला आ रहा है, तो हमें ठंडी सिकाई नहीं करनी है, फिर हम गर्म सिकाई करेंगे। रेगुलर इस मौसम में गर्म सिकाई रखें। मौसम जब चेंज हो रहा हो खास तौर से तब सिकाई करें। और हो सकता है अगर आप लोग बुजुर्ग हैं, अगर कोई, तो जब मौसम चेंज हो रहा हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस टाइम पे फिजियोथेरेपी कराएं। अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आपको उस वक्त सिखाई देगा, कुछ मोडालिटी से ट्रीटमेंट करेगा, और आपको सारी एक्सरसाइजेस अपने निर्देशन में हो सकता है अपनी क्लिनिक पे जरूर कराएं। पहले वहां करें उनके संग, और फिर घर जाके उन्हें दोहराएं।
तो जब वो सारी एक्सरसाइजेज आप करेंगे, चाहे वो क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथ के लिए है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, चाहे हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेंथ के लिए है, चाहे आपकी काफ मसल को रिलीज करना है, चाहे आपकी कमर की मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, वो सब एक्सरसाइजेज पहले आप वहां करें और फिर उन्हीं को अपने घर पे जाके दोहराएं जैसा वो बताएं। तो ये सारा मैनेजमेंट हमारे थेरेपी में रहता है। इसके अलावा कुछ ब्रेसिंग है जो हम कर सकते हैं। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आप बुजुर्ग हैं, वजन ज्यादा है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए नी के लिए कुछ सपोर्ट्स और ब्रेस आते हैं। सिंपल सबसे ब्रेस होता है नी कैप, उसका इस्तेमाल करें। जब चेंजेस थोड़े ज्यादा हो रहे हैं तो ओपन पटेला नी कैप आती है, जिसमें पटेला के लिए बीच में जगह होती है, उसे इस्तेमाल करा जा सकता है। और भी चेंजेस जाता है तो हम नी ब्रेस यूज कर सकते हैं, जिसमें साथ में मेटल रॉड्स भी होती है, ताकि आपका जो वेट है वो आपके नी पे ना पड़ के ऊपर से सीधे नीचे ट्रांसफर हो। रात को सोते समय अपने ब्रेसेस उतार दें, अपना एक्सरसाइज करके फिर आराम से सोएं, अपना मेडिकेशन प्रॉपर रखें। तो ये सारा मैनेजमेंट है जो हमें जॉइंट पेन्स और स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पे ध्यान रखना है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में अगर हम बात करें तो उसमें हमें जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है, स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर एक्यूट चेंज है तो हम उसमें सिकाई बिल्कुल नहीं करेंगे, गर्म सिकाई, सिर्फ आइस से ही सिकाई करेंगे, क्योंकि रोमेटॉइड आर्थराइटिस इज प्रॉपर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। उसमें हमें गर्म से सेक करना ही नहीं है, सिर्फ आइसिंग करिए और अपने जॉइंट की मोबिलिटी को मेंटेन करिए, स्ट्रेंथ को मेंटेन करिए, ताकि जॉइंट्स बने रहें, उनके आसपास की मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहे, वो डीजनरेट ना हो। अदरवाइज उनकी शेप, हमारे जॉइंट्स की शेप डिफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। जितना ज्यादा आपकी जॉइंट की शेप डिफॉर्म होगी उतना आपको काम करने में, एक्टिविटीज करने में परेशानी आएगी। तो अपने जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करें, जॉइंट्स को, उंगलियों के जॉइंट्स को, पैर के जॉइंट्स को चलाते रहें। गाउट की तरफ हम बात करें, गाउटी आर्थराइटिस, तो उसमें हमारा सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। उसमें हमारी थेरेपी में सिकाई भी हम कर सकते हैं, गर्म सिकाई कर सकते हैं, सपोर्ट देना, ब्रेस देना, वो बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी पार्ट है हम अपने डाइट का मैनेजमेंट करें। डाइट मैनेजमेंट में क्या है, हम वो चीजें ना खाएं जिससे हमें मालूम है यूरिक एसिड बढ़ने की चांसेस ज्यादा रहती हैं। छोले, चने, राजमा, दालें, इनका सेवन कम करें। वो सब्जियां जिनसे मुझे लगता है कि वादी होती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उनका सेवन थोड़ा कम करें। दही हर टाइप के जॉइंट में आप कोशिश करें दिन में ले लें, रात को तो बिल्कुल निषेध है उसका, वो रात को बिल्कुल ना लें। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब मैं चाहूंगा आप जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर सर। हेलो। काफी अच्छा आपने लेक्चर दिया। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे खाने पीने में आपने छोले चने दालें तो बताई, क्या ये खट्टा हम्म। और जो हम सोचते हैं कि विटामिन सी के लिए चाहिए, तो क्या ये भी जो है हमें इस तरह से दिक्कत देता है या? देखिए दीजिए, विटामिन सी और इसकी रिक्वायरमेंट जो रहती है वो हम्म। बिल्कुल रहती है। उस केस में मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा सा एज अगर किसी की ज्यादा है, ठीक है, बुजुर्ग हैं, तो उनको विटामिन सी सिर्फ डाइटरी उससे हमारा कवर नहीं होता, तो हम बाहर से सप्लीमेंट देते हैं। तो अगर हम बाहर से कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो वो तो आप अपना दिन में ले लेंगे। उसके साथ साथ खट्टी चीजों का निषेध रात को तो बिल्कुल करें। मैंने अभी बताया, दही दिन में लेना चाहें बिल्कुल लें, कोई परेशानी नहीं है, रात को बिल्कुल नहीं लेना। थैंक यू। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो? मेरे ख्याल से क्वेश्चनों की तो भरमार होगी। एक एक करके अपना हैंड रेज करें। जी कर्नल सर, आप ही से शुरू करते हैं। मैं बोलता हूँ सर पहले। हाँ बोलिए बोलिए, अभी बोलिए। अब जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो दही खा सकते हैं इसमें? तो देखिए, यूरिक एसिड में डायरेक्टली दही का कोई कोरिलेशन नहीं है, बट सिंस यूरिक एसिड बढ़ने से गाउटी आर्थराइटिस होता है, वो भी एक तरीके का इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, तो उस केस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि दही थोड़ा सा अवॉइड करिए। अदरवाइज यूरिक एसिड के केस में ज्यादा कोशिश ये करें कि छोले, चने, दाल, इनका, राजमा, इनका परहेज ज्यादा करें। मेरे जो है ना, इधर घुटने में, इधर टकले में और अंगूठे में, इनमें दर्द होने लग जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। बिल्कुल होता है सर। यूरिक एसिड अगर बढ़ता है तो किसी भी जॉइंट पे गाउटी आर्थराइटिस आने की चांसेस रहती हैं। खास तौर से छोटे जो जोड़ होते हैं, अंगूठे का जोड़ है, एड़ी है,
इनमें ज्यादा आएगा। अदरवाइज चेंजेस वो कहीं भी आ सकते हैं, इनफैक्ट नी पे भी आ सकते हैं, आपकी कोहनी पे भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद। हम्म, सर सर मेरा क्वेश्चन है, सर जैसे कोई यंग बच्चा है और दौड़ लगा के आ गया अचानक से बहुत तेज, तो फिर घुटने में दर्द हुआ, तब कौन सी सिकाई करनी चाहिए? मैम उसमें आइसिंग करनी है, क्योंकि वो जो पेन है वो बेसिकली उसे कहते हैं हम डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ठीक है, जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करके आ रहे हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, या तो उस वक्त उसे इन्फ्लेमेशन हुआ, कोई इंजरी हुई, मसल पुल हुआ तो इन्फ्लेमेशन हुआ, उसकी केस में अगर पेन आ रहा है तो हमें आइसिंग करनी है। या एक है कि मैं आज रन करके आया और मुझे अगले दिन पेन आया, तो उसे कहते हैं हम डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। उस केस में भी इनिशियली मुझे आइसिंग करनी है, बाद में फिर 2 दिन 3 दिन के बाद फिर मैं गर्म सिकाई कर सकता हूँ। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो सर्दियों में उंगलियां सूज जाती हैं, इनका क्या कर सकते हैं? मतलब उंगलियां पैरों की और हाथों की स्वेलिंग आ जाती है और जॉइंट्स में पेन हो जाता है, देखिए सब वही मैंने सर्दियों आपको में होता बताया था कि जब भी आर्थराइटिक चेंजेस अगर आपको रहते हैं या कुछ प्रॉब्लम रहती है या आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, तो जब भी मौसम चेंज हो रहा होगा इस तरीके के आर्थराइटिक चेंजेस आएंगे, आपके जॉइंट का पेन बढ़ेगा, आपके एड़ियों में, आपकी उंगलियों में, सब में दर्द होगा। और बात रही सूजन की, तो उसे हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। सूजन भी आ जाएगी, थोड़ा सा उंगलियां नील भी पड़ सकती हैं, पैरों में सूजन आ सकती है। उस टाइम पे कोशिश ये करें कि जितना उस एरिया को गर्म रख सकते हैं उतना उस एरिया को गर्म रखने की कोशिश करें। और अगर आर्थराइटिक चेंजेस आपको रहते हैं तो जब भी मौसम चेंज हो रहा हो तो अपनी फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलें, ताकि कुछ सेशंस आप फिजियोथेरेपी लेके और अपनी एक्सरसाइजेस मेंटेन रखें। है। इसकी सिकाई भी कर सकते हैं सेंधा नमक या उससे, या बिल्कुल फिर? कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हमारा सजेशन तो ये रहता है, मेरा सजेशन तो ये रहता है कि सबसे बढ़िया रहता है कि आप मॉइस्ट हीट, गर्म पानी से सेक करें। ठीक है, सबसे बढ़िया ठीक, तरीका वो है। बाकी तो सिकाई के बहुत अल्टरनेट है, किसी भी तरीके से करी जा सकती गर्म पानी से करें इसकी। है, गर्म पानी से करी। थैंक यू सर। सर यूरिक एसिड के केस में सब्जियां कौन कौन सी अवॉइड करनी चाहिए? सर जिनमें बीज होते हैं वो सारी सब्जियां कोशिश करें अवॉइड करें, ज्यादातर जिनमें बीज होंगे उनको अवॉइड करिए। इनफैक्ट आप भिंडी है, ठीक है, टमाटर थोड़ा सा अवॉइड करिए। इवन कई बार कई लोगों को गोभी वगैरह से भी लगता है, तो वो भी थोड़े अवॉइड करने चाहिए। जिनसे आपको बादी हो रही हो, या कब्ज हो जाती हो, कॉन्स्टिपेशन होती हो, वो सारी चीजें अवॉइड करें। और नींबू का सेवन कर सकते हैं? सर कर सकते हैं, नींबू का सेवन से ऐसा कोई परेशानी नहीं है। मेरी तरफ से नहीं है, कई लोग आयुर्वेद वाले कहते हैं, बट मेरी तरफ से कोई नींबू से कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू सर सर। डॉक्टर, आप जो बोले हैं ना वेट बेरिंग, वो मतलब वेट ज्यादा नहीं आना घुटनों के ऊपर, इसलिए क्या बिल्कुल। लगाना चाहिए? देखिए मैम, वेट अगर आपको लगता है कि मुझे आर्थराइटिक चेंजेस आ रहे हैं तो ब्रेस आते हैं, नी जॉइंट के ब्रेस आते हैं, नी ब्रेसेस, तो वो यूज कर अच्छा सकते हैं। उनसे क्या होगा कि आपका जो वेट है वो डायरेक्ट आपकी थाई से नीचे आपके पैर में ट्रांसफर होगा, जॉइंट पे नहीं आएगा, नी जॉइंट पे नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, वो क्या क्या मिलता है? नी नी ब्रेस कहते हैं, अलग अलग नी कंपनीज के नी ब्रेसेस आते हैं, नी ब्रेसेस। नी ब्रेसेस। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और अगर समझो कार्टिलेज गया है तो भी वो यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, उसी केस में वो यूज करने हैं, बेस्ट उसी के लिए है। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर वेरी साहब मच। आपने सर डॉक्टर साहब आपने दाल के लिए बोला है, कोई पर्टिकुलर दाल है, मतलब भाई सभी दालें? क्योंकि नहीं वेजिटेरियन को प्रोटीन तो उसी से नहीं, मिलता है ना। मैं देखिए दाल के लिए मना नहीं करूंगा। मेनली छोले, चने, राजमा, ये चीजें अवॉइड करें। जी डॉक्टर साहब। ठीक। हेलो। हाँ बताएं सर। हेलो। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता है बिकॉज ऑफ मसल्स की स्ट्रेंथ में कमी होती है, उसके लिए इप्सम साल्ट की सिकाई के बारे में आपका क्या कहना है? सर एप्सम सॉल्ट की सिकाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे और रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ जैसे अगर हम कैस्टर ऑयल में, मैंने हम्म इसका अनुभव किया है, कैस्टर हम्म ऑयल हम्म में जिंजर जूस मिला के और हम्म हम्म उसकी पट्टियां बांधें
चाहे घुटनों पे है या जहाँ भी पेन है, तो उसके भी रिजल्ट अच्छे आते हैं? सर मैं कह नहीं सकता, देखिए आपने अनुभव किया है, अच्छा लगा आपको अगर, तो डेफिनेटली होता होगा, हम भी ट्राई करके देखेंगे। जी जी जी, सम क्या है जी, ये जो कैस्टर ऑयल है, इट हैज a deep penetration, बिल्कुल and बिल्कुल। with ginger it will go inside your muscles, it really हाँ, relax कर जिंजर जो देता है है उनको। वैसे भी, जिंजर जो है सर वैसे भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। जी जी जी। तो आप, तो इन अगर दोनों आप के उसे, प्रभाव मैंने अच्छे पाए हैं, तो मैं हाँ अगर आप आपसे। उसे कैस्ट्रोल ऑयल के संग मिला के करेंगे तो हो सकता है और डीप पेनेट्रेशन हो और उसका इन्फ्लेमेशन पे अच्छे चेंजेस मिले। जी जी जी, थैंक यू। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हेलो। हाँ मैम। ऐसा है, ये हड्डियां जैसे बढ़ जाती हैं, जैसे यहाँ से मेरी बढ़ रही है हड्डी, ये हाथ की यहाँ से हड्डी बढ़ रही है, तो इसके लिए मुझे हम्म। मैम देखिए, पहली चीज तो मैं ये बताऊं कि क्या करना चाहिए? जनरली ऐसा बहुत रेयर होता है कि हड्डी का ना कहीं बढ़ाव हो रहा हो ज्यादा। जनरली अगर मुझे कहीं बाहर निकलती हुई लग रही है तो पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं ना कहीं वो डिफॉर्म्ड स्टेट में जा रही है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो डिफॉर्म्ड स्टेट में जा रही है। तो उसका कोई थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट नहीं है, कोई हम थेरेपी से अगर सोचें उसका कोई इलाज हो सकता है या हम उसे वापस अंदर कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। बस ये होता है कि अगर उसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन आ रहा है, पेन आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो हम उसे सेटल कर सकते हैं। पेन होता है थोड़ा, हाँ तो जैसे उसके हाथ लिए की फिर ये, हड्डी पे पेन होता है। हाँ उसके लिए ये है कि आप गर्म सेक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एडी में कई बार हो जाता है, लोग कहते हैं एडी में हड्डी बढ़ रही है, ठीक है, एडी की हड्डी हम्म। बढ़ गई, तो बेसिकली उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो उस केस में हम गर्म ठंडे का सेक कहते हैं, उससे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट बात। गर्म पानी ले लें, ठंडा पानी ले लें, गर्म पहले गर्म में रखें फिर इमीडिएटली ठंडे में डालें, फिर गर्म में रखें फिर इमीडिएटली ठंडे में डालें, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट बात। उससे सेक करेंगे तो ये एडी की जो हड्डी बढ़ रही है या हाथ में जो हड्डी में चेंजेस आ रहे हैं उनमें आपको बहुत आराम मिलेगा। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। वेरी वेल कवर्ड सब्जेक्ट। दो चीजें, एक तो हाँ। बहुत पुराना जो सियाटिक पेन होता है वो, हम्म दूसरा लोगों के घुटने में गैप जो होता है, गैप मीन्स दोनों घुटने में जो टांगे टेढ़ी होने लगती हैं हम्म। बिकॉज ऑफ द ओवर वेट या जो भी है, इन दोनों के बारे में जरा बताएंगे। तो देखिए, दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले हम बात करेंगे sciatica की। तो द sciatica एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बेसिकली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से ज्यादा रिलेटेड है। मैं अगर गलत तरीके से कुछ उठा रहा हूं, मैंने वजन गलत उठा लिया, योगा में गलत कर रहा हूं, कोई एक्सरसाइज में गलत कर रहा हूं, तो मुझे sciatica होने की चांसेस रहती हैं। अब sciatica क्या है कि एक नर्व है जिसका नाम होता है sciatic नर्व। sciatic नर्व मेरे L5S1 L4 L5S1 लेवल से निकल के और मेरे हिप के पीछे से होते हुए नीचे आती है। अब उसके दबने के चांसेस कहाँ होते हैं कि या तो वो कमर में ही मेरे गलत उठाने की वजह से दब जाए, या पॉसिबिलिटी होती है कि मेरा जो हिप जॉइंट है, कूला है, उसके पीछे एक मसल होती है पायरिफॉर्मिस, उस पायरिफॉर्मिस मसल के बीच से वो sciatic नर्व निकलती है। तो मेरी पायरिफॉर्मिस मसल अगर टाइट हो जाएगी तो वो sciatic नर्व को दबा देगी। अब जब sciatic नर्व कहीं ना कहीं दब जाएगी तो मुझे किस तरीके के सिम्टम्स आएंगे? मुझे पेन हो सकता है, मुझे नमनेस आ सकती है, सुनपन आना, मुझे झंझनाहट हो सकती है, मुझे चींटियां चलती हुई सी महसूस हो सकती है, या मुझे गर्म ठंडा अलग महसूस हो सकता है। ये कोई भी सिम्टम्स पांचों में से आ सकते हैं, तो वो sciatica है। अब इसके मैनेजमेंट की बात करूं तो सबसे पहले तो ये कि मुझे अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान रखना है कि भाई मुझे कौन कौन से आसन नहीं करने चाहिए। जैसा अभी मैं देख रहा था, मैडम बता रही थी कि जिन्हें सर्वाइकल हो गर्दन ना उठाएं। तो अगर मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ, सेम मुझे sciatica का है, अगर मुझे पेन आ रहा है कमर में तो मुझे आगे नहीं झुकना है, वजन नहीं उठाना है, सडनली मैं बिना वार्म अप के कोई भी योगा ना करूं, वजन उठा के ट्विस्ट ना हो, तो इन चीजों का मैं ध्यान रखूंगा तो मैं sciatica से बच सकता हूँ। अब जब मुझे अगर हो गया sciatica, तो मैं उसका सेक करूं, फिजियोथेरेपी लूं, और जो अभी हम योगासन कर रहे थे, मैं भुजंगासन कर सकता हूं, मैं धनुरासन कर सकता हूं, शलभासन कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं। तो ये सारे वो आसन हैं जो मैं कर सकता हूं। और जो मेरे सूर्य नमस्कार में आगे झुकने के आसन है, मैं उनको अवॉइड करूं, या जो भी मेरे आसन है जिनमें मुझे आगे ज्यादा झुकना है उन्हें थोड़ा समय अवॉइड करूं। अब बात रह जाती है जो नी जॉइंट की आप बात कर रहे हैं कि गैप आ जाता है। सर, नी जॉइंट में गैप होना जरूरी है। वो गैप कम हो जाए उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो वो गैप कम ना हो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छा है कि मैं पहले से ही रेगुलर नी जॉइंट की एक्सरसाइज करता रहूं, साइकिलिंग करूं, योगासन करूं, और जब हो जाए
तो मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं कि मैं जो अभी योगा कर रहा हूं वो नीचे ना करके बिस्तर पे कर लूं, ऊंची सतह पे करूं, नीचे ना बैठूं, पालती ना मारूं। जब मुझे एक्यूट पेन है तो मैं सीढ़ियां ना उतरूं। जब एक बार नॉर्मल हो जाए तो मैं सीढ़ी यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज थोड़ा अवॉइड करूं। वॉकिंग की जगह साइकिलिंग करूं। जो लोग स्विमिंग कर सकते हैं वो स्विमिंग करें, स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जॉइंट्स के लिए। तो ये सारे चेंजेस करने हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ओके एक बात प्रश्न है, ये बोन्स पर और हड्डियों का सर। बढ़ना, ये क्या दोनों एक ही चीज है? सर देखिए, दोनों एक ही चीज हैं। आप इसे समझिए एक तरीके से कि जो एक नॉर्मल हड्डी है उस पे अगर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो उसकी जो एजेस हैं वो थोड़ी थोड़ी बाहर रफ होनी शुरू हो जाती है, तो उसे हम बोन स्पर या हड्डियों को बढ़ना कहते हैं। जनरली एड़ी में मिलता है। और जब एक बार हो जाए तो जो पहले सुबह के सबसे पहले 2 4 5 कदम होते हैं बड़े पेनफुल हो जाते हैं। सर, मैंने ऐसा सुना है कि हम्म। बोन्स पर जो है, जो हम कैल्शियम का इंटेक करते हैं, और अगर बिल्कुल। विटामिन डी और विटामिन के अगर हम्म। हमारे अंदर नहीं है, तो वो बजाय बोन में एसिमिलेट होने के बोन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। बिल्कुल हो जाता सर, बिल्कुल हो तो सकता है। इसको कम करने के लिए जिस मैग्नीशियम सल्फेट बिल्कुल। का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन के, उसके अलावा सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इन सब की रहती है। अब जनरली क्या होता है कि सोडियम तो हम लोग नमक से पूरा कर लेते हैं, पोटेशियम भी थोड़ा बहुत पूरा हो जाता है। हम लोग मैग्नीशियम में थोड़ा सा कम रहते हैं। अब मैग्नीशियम जब कम रहेगा तो आपको मसल पेन्स बहुत रहेंगे, जॉइंट्स पेन्स जो हैं वो और बढ़ते हुए महसूस होंगे। सेम विद कैल्शियम के और विटामिन डी की संख्या है कि मैं अगर कैल्शियम ले रहा हूं और विटामिन डी नहीं ले रहा हूं तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैं सबका संतुलन बना के रखूं। अगर मैं कैल्शियम भी ले रहा हूं तो विटामिन डी भी साथ में जरूर लूं। दोनों का कोई एक दूसरे से कोई वो नहीं है कि कैल्शियम ले लिया तो विटामिन डी मेरा पूरा हो गया, नहीं। विटामिन डी की भी मेरी अलग रिक्वायरमेंट रहेगी, कैल्शियम की भी अलग रिक्वायरमेंट। विटामिन डी मेरे कैल्शियम को प्रॉपरली एब्जॉर्ब करके हड्डियों में एसिमुलेट करने में हेल्प करेगा। तो ये सब चीजें मुझे ध्यान रखनी है। तो क्या दूध जो पीते हैं, गाय का या भैंस का जो दूध पीते हैं, क्या हम्म। उनसे कैल्शियम अब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में? सर कैल्शियम तो होता है, ठीक है, उससे कैल्शियम बिल्कुल मिलता है। कोई ऐसा नहीं है कि कैल्शियम नहीं मिलता, बिल्कुल आपको कैल्शियम मिलेगा। बट आपकी डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपकी एज ज्यादा है और आप ऑस्टियोपोरोटिक हैं तो हो सकता है कि सिर्फ दूध से कवर ना कर पाए आप। ठीक है। तो जब दूध से नहीं कवर कर पाएंगे तो दूध भी लीजिए, साथ में बाहर से सप्लीमेंट भी लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, नी कैप, नी ब्रेस मीन्स नी कैप क्या? नहीं है मैम, नी कैप अलग होती है, नी ब्रेस अलग होता है। क्या ब्रेस स्पेलिंग क्या बी है? BRACE। हाँ, अच्छा अच्छा से नी ब्रेस, थैंक यू। डॉक्टर सर साहब मैं अगर किसी की जो बैक है वो बेंड हो रही हो और उसमें दर्द हो, बैक पेन, तो वो क्या करेगा? मतलब स्ट्रेट नहीं हो सकता, बैक बेंड ऐसे हो रहा है। मैम देखिए, अगर बैक आपकी बैंड हो रही है तो एक तो उसमें सबसे पहले ये एग्जामिन कराना जरूरी है कि वो क्या कॉज है जिसकी वजह से बैक बैंड हो रही है। जनरली बैक बेंडिंग जो है वो 2 3 कॉजेस की वजह से आती है। एक है जो अभी हम बात कर रहे थे शाटिका की, भाई मुझे शाटिक नर्व ये कंप्रेशन हो या मुझे अचानक मुझे कमर में अकड़न आ गई हो तो मैं बैंड हो जाता हूँ, जिसे हम टिल्टिंग या बेंडिंग कहते हैं। ठीक है। तो वो टेम्परेरी होती है, वो अगर मेरा पेन सही हो जाएगा तो मैं करेक्ट कर सकता हूँ। एक बैकवर्ड बेंडिंग होती है कि मैं अगर आगे झुक रहा हूँ और स्कोलियोसिस आ रहा है, उसे हम कहते हैं स्कोलियोसिस। ठीक है, साइड में झुक रहा हूँ या आगे झुक रहा हूँ, फॉरवर्ड बेंड हो रहा हूँ, तो हम किस तरीके का बेंडिंग है वो ध्यान देना पहले, सबसे पहले एग्जामिन करना जरूरी है। फिर आप उसके बाद उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। या कई बार लोगों का बेंडिंग जो होती है वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से होती है, आप कमर से झुक रहे हैं, तो वो किस तरीके की बेंडिंग है, किस वजह से हो रही है, पहले वो एग्जामिन करें, उनका प्रॉपर एग्जामिन डायग्नोसिस बनवाएं। उसके बाद फिर आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइजेस में टेम्पररी है तो एक्सरसाइजेस से करेक्ट हो जाएगा। अगर टेम्पररी नहीं है तो कुछ स्पाइन के सपोर्ट्स आते हैं वो यूज करने पड़ सकते हैं, उनसे भी करेक्ट नहीं होता है तो फिर आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। ये एक डॉक्टर दो साहब, साल से ही हुआ है? एक दो साल से ही हुआ है मतलब? एज का हाँ तो तो नहीं होता है मतलब?
मैम बिल्कुल होता है, एज का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है विद एज। देखिए हमारी स्पाइन और हमारी जॉइंट्स जो हैं उनमें दोनों में बीच में एक कार्टिलेज भी होता है, और साथ में जैसे स्पाइन में हमारी डिस्क होती हैं दोनों दो वर्टिब्रास के बीच में। तो वो जो एज के साथ वो डिस्क जो हैं वो सब डीजनरेट होती है, उनमें सब में वाटर कंटेंट होता है, विद एज वो कम होता जाता है। तो जब वो कम होता जाएगा तो आपकी वो गैप कम होता जाएगा, तो आप फॉरवर्ड बैंड होते जाओगे। तो वो सारे कारण हो सकते हैं। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर साहब, क्वेश्चन मेरे को मिल्क भी करना है। बड़ा हेवी अटैक में चल रहा है आजकल। सभी जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी बोलते हैं मिल्क शुड बी अवॉइडेड। वो ये प्रूव करते हैं कि जब आप दूध पीते हैं तो आपके बॉडी में जो कैल्शियम है वो स्प्लिट होकर के जॉइंट्स में जा करके दिखाई देता है, इसलिए मिल्क शुड बी अवॉइडेड। सर देखिए सेकेंड थिंग मैं दे से दैट खट्टी चीज जितनी भी हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में है, वो जो है आपके जितने भी आर्थराइटिस की केसेस हैं उसमें काफी, ज्वाइंट पेन वगैरह में काफी नेगेटिव इफेक्ट देता है। ये दोनों चीजें जरा अच्छी तरह क्लेरिफाई करें, और दोनों ही जो है बड़ा क्रिटिसिज्म में सर चल रही हैं। सर देखिए मैं आपको बताऊं, खट्टी चीजों का मैं भी अभी आपको कहा था निषेध करें। सिर्फ दही एक ऐसा है, दही आप ले सकते हैं, वो भी दिन में लें, रात को ना लें। ठीक है, बाकी चीजों को अवॉइड करने की, जो भी खट्टी चीजें हैं उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करें। अब बात आती है दूध की। तो सर दूध का जो टॉपिक है वो बड़ा अभी भी डाइसी है। कई लोग उसके फेवर में है कि हमें दूध अवॉइड करना चाहिए, कई लोग उसके अगेंस्ट है कि हमें दूध नहीं लेना चाहिए। दूध के संग क्या है कि दूध के जो एलिमेंट्स हैं वो केजिन और वो स्प्लिट होके कई बार बेनिफिशियल भी होते हैं और कई बार हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। बट अभी कॉन्क्रीट स्टडीज अभी ऐसी नहीं मिली है कि हमें क्या बिल्कुल दूध अवॉइड कर देना चाहिए या बिल्कुल हमें पीते ही रहना चाहिए, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो जब तक सर प्रॉपर हमें कोई प्रॉपर स्टडीज ना मिल जाए, तब तक अभी तक तो हम यही मान के चलते हैं कि दूध कैन हेल्प अ बिट इन योर कैल्शियम लेवल। ठीक है, बट अति आप उसकी भी ना करें कि भाई अति मैं उससे कर रहा हूं। और जो लोग दूध नहीं ले सकते हैं, जिन्हें दूध से परेशानी ज्यादा होती है, तो दे कैन हैव कर्ड। वो दही लें। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो हमारे पाचन शक्ति को भी हेल्प करेगा और आपका कैल्शियम लेवल भी मैनेज करेगा। थैंक यू डॉक्टर सर साहब, सर, ये थैंक यू वेरी गाय मच। भैंसों का दूध निकालते डॉक्टर साहब समय आपने साइनोफ्लूइड के बारे में उनको बताया, क्या कोई ऐसी डाइट है जिससे साइनोफ्लूइड बढ़ सकता है? सर डाइट स्पेसिफिकली साइनोवियल फ्लूइड के लिए कुछ नहीं होती। ठीक है, बट जितनी आप ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे उतना आप सारी चीजों को, जॉइंट्स की पेन्स को मैनेज कर पाएंगे। आप उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, एक जो आपने अभी बात पूछी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा घी जरूर लें अपनी डाइट में, अगर आपको हार्ट का इश्यूज नहीं है तो। अगर हार्ट के इश्यूज हैं, डॉक्टर ने मना करा है, तो एक अलग बात है। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरे को भी करना है आपसे कि अगर जैसे किसी को अर्थराइटिस होती है और उन्होंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेद में सारी जगह दिखा लिया, लेकिन लास्ट निचोड़ फिर उन्हें उसी में आना पड़ता है स्टेरॉइड्स पे, स्टेरॉइड हैवी हम्म लेनी पड़ती है। अब उनको ना मतलब अब उनको बाहर जैसे अब उनको पता चल गया मेरी नींद की वजह से होता है, कई बार खुद से पता चल गया कि मुझे ज्यादा हम्म पेन कब होते हैं। और क्या हम्म नाम है, अब कोई जैसे टेंशन करते हैं तो उनको फेस पे जैसे छपाकी हो जाती है, वो हो हम्म जाती है, या फिर एक बार उनके आईज में वो, एक मेरे को बीमारी का नाम नहीं याद आ रहा, मेरी सिस्टर को है। तो अगर वो आपसे बात करना चाहे, मैं पहले रिकॉर्डिंग हम्म। आपकी भेजूंगी, ये रिकॉर्डिंग आती है हमारे ग्रुप में। ठीक है, ठीक है। अगर वो आपसे बात करना चाहे तो कैसे करें? वो मेरा ज्यादा अच्छे नंबर से बता आपका, पाएंगी। मेरा नंबर चाहे तो लिख लें, मैं नंबर दे देता हूँ, आप मुझे डायरेक्ट बात करा सकते हैं। हाँ जी, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। मेरा नंबर है 925 925 00 00 970 970 52। 52। हाँ जी। सर आपका मेरा क्लिनिक क्वेश्चन, कहाँ पे है सर? सर मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद में भेज दूँ। ठीक। अच्छा वो भी जमुना पार ही रहती हैं? हम्म। वो भी उसी साइड रहती हैं, तो वो आपसे मतलब आपसे बात करके वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी अपने डॉक्टर बारे बिल्कुल में। बिल्कुल। समय हाँ रहेगा जी। कॉल का या किसी भी समय कर सकते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें, नहीं तो सबके कॉल समय आना शुरू हो जाएंगे।
हाँ मैम, वैसे तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हो, मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं है कभी भी, है ना। धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। जो भी क्वेश्चन डॉक्टर साहब, एक ही बार में पूछें, पॉइंट्स लिख लें और एक ही बार करें, एक ही व्यक्ति बार बार ना पूछे जिससे कि बाकी लोगों को मौका ना मिले। कृपया ध्यान रखें कि एक बार ही क्वेश्चन करें, बार बार नहीं। धन्यवाद जी। अगला क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन है सर, डॉक्टर मेरे साहब फिर एक बार लेफ्ट नंबर पैर की। बोलिए। हाँ, मेरा नंबर है 925। बाकी किसी का रह गया तो बाद में मुझसे ले लीजिएगा, कॉल करके मैं दे दूंगी, बार बार ना पूछें। अगला क्वेश्चन लें। सर मेरे लेफ्ट पैर की एडी में काफी दिनों से दर्द है, मतलब कंटिन्यूअस दर्द नहीं है, लेकिन मैं फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ, कुछ एक्सरसाइज करती हूँ तो शुरू हो जाता है, या फिर मैं वॉक करके आती हूँ, 2-3 राउंड लगाऊंगी तो दर्द शुरू हो जाता है, और रेस्ट करती हूँ तो ठीक हो जाता है। ये कुछ दिनों से, मतलब 1-1.5 महीना हो गया है ऐसा होते हुए। मैम देखिए, इसमें ना दो चीजें हो सकती हैं। एक तो कारण हो सकता है कि जो अभी हम बात कर रहे थे बोन स्पर वाली बात, कि भाई उसमें हड्डी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ रहे हो, तो उसमें आम भाषा में कह देते हैं हड्डी बढ़ रही है। तो या तो एक वो परेशानी हो, हील हड्डी स्पर या कहाँ बोन स्पर। हड्डी कहाँ बढ़नी शुरू हो जाती है वो? एड़ी की नीचे, बिल्कुल एड़ी के जहां अच्छा। आपका वजन पड़ता है वहां पे। अब क्या होता है कि वहां से एक बैंड मसल का पूरे पंजे में नीचे आता है, जिसे हम प्लांटर फेशिया कहते हैं। तो जब हमारी एडी पे वहां इन्फ्लेमेशन होगा तो वो पूरा बैंड जो है वो तनाव में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसलिए जब भी मैं ज्यादा एक्टिविटी कर रहा हूँ, या सुबह उठने के बाद मेरे पहले कुछ 5-10 कदम हैं, उन पे जब इन्फ्लेमेशन होगा, जब वो पेन पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो वो पेन करना शुरू कर देगा। जब आप रेस्ट करोगे तो वो, जब प्रेशर कम कम हो हो। जाएगा तो वो कम हो जाएगा। उसके लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट तो यही है कि आप कॉन्ट्रास्ट बात करें, गर्म ठंडे का सेक करिए, पंजे की मसल्स को स्ट्रेच करिए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं बार बार उन्हें स्ट्रेच करिए, और अच्छे सपोर्ट वाले शूज यूज करिए। वॉक करने जा रहे हैं, चाहे मार्केट जा रहे हो, चाहे सब्जी लेने जा रहे हो, या वॉक करने जा रहे हो, आप चप्पल ना लेके, स्लीपर ना लेके शूज का इस्तेमाल करें। सर घर में भी शूज पहन के रहें या बाहर ही प्रेफरेबली रहें? देखिए, प्रेफरेबली अगर आपको दर्द आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप शूज पहन के रहें, ताकि एक ग्रिप बनी रहे। ओके सर, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, एक स्टडी हुई है ऑस्ट्रेलिया में दूध पर। हम्म। हम्म। इंडिया में तो दूध के कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीटोन का इंजेक्शन लगाते हैं दूध निकालने के हम्म। लिए, और दैट फ्लो विद द मिल्क एंड गोज टू आवर सिस्टम, दैट इज आल्सो हार्मिंग अस। और ऑस्ट्रेलिया में स्टडी हुई है कि जब दूध दिया गया कई लोगों को दूध पीने के लिए, तो उनके कैल्शियम लेवल में कमी आ गई विद द इनटेक ऑफ मिल्क। रीजन वाज एक्सप्लेन दैट जब हम दूध को कंज्यूम कर रहे हैं और दूध के अंदर एक रेजिड्यू रह जाता है, दैट इज नोन एज सल्फर, और उस सल्फर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी हमारी हड्डियों से और कैल्शियम खींचती है। तो इसके कारण से उन्होंने बताया कि दूध लेते हुए भी लोगों का कैल्शियम लेवल कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। इसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? मिल्क के अल्टरनेटिव है, जैसे सर तिल का मैं तेल, आपको वही तिल का बता रहा हूँ। दूध है, गोले का दूध है। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि दूध के ऊपर बहुत स्टडीज हैं, बहुत अभी डाउट है। ठीक है, कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जो बेसिकली दूध का इंटेक बिल्कुल ही नहीं अपने आप प्रमोट करती हैं, वो कहती ही नहीं है कि दूध का इंटेक रखें। हमारी ही एक कंट्री है जहाँ दूध का इंटेक के लिए प्रमोशन करा जाता है, और खास तौर से इंडिया एक अकेली एकमात्र कंट्री है जहाँ सबसे ज्यादा बफेलो मिल्क को वो करा जाता है कंज्यूम, जबकि बाहर की कंट्रीज में इतना नहीं है। ठीक है, कुछ कंट्रीज तो बिल्कुल ही नहीं करती। बट अभी कॉन्क्रीटिवली एक स्टडी, दो स्टडी से हम इन चीजों पर डिसाइड नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं अल्टरनेट की, तो सर अल्टरनेट बहुत हैं। आप नॉर्मल मिल्क की जगह सोया मिल्क ले सकते हैं, उसके अलावा आप पीनट मिल्क ले सकते हैं। तो हमारे पास बहुत अल्टरनेट है जो हमें यूज करा जा सकता है। पीनट मिल्क से आपको प्रोटीन अच्छा मिलेगा, सोया मिल्क से भी प्रोटीन अच्छा मिलेगा, तो वो आपको प्रोटीन में हेल्प करेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। किसी का कोई क्वेश्चन और रह गया है? थोड़ा सा समय हमारा बहुत तेजी से चल रहा है, जल्दी से किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो देखिए, नहीं तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। देवेंद्र जी, आपने अपना क्वेश्चन कर लिया था? जी शायद सभी के हो गए हैं दीपन जी, जी। तो आप। सर मेरी बेटी है 22 साल की, उसकी जैसे
कोई चीज पकड़ती है, पेन पकड़ती है या कोई भी चीज ऐसे पकड़ती है तो उसकी उंगलियों में दर्द हो जाता है, दोनों हाथों की। तो ये 3-4 साल से हो रहा है अभी। तो अभी उसका मैम कोई मैनेजमेंट आपने कराया, कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज चला अभी उसका? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं कराया है इसमें। अच्छा, नहीं तो पेन जो है सिर्फ पेंसिल या पेन पकड़ने में ही है, या किसी और चीज के मतलब बड़ी चीजों को, ग्लास कप पकड़ने में भी पेन होता हाँ, जैसे आटा गूंदने में, बर्तन धोने में, झाड़ू पकड़ने में, पेन पकड़ने में तब है? दर्द होता है, वैसे नॉर्मल टाइम में सही रहता है। नॉर्मल टाइम पे सही रहता है मैम। तो हाँ। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, जनरली क्या होता है कि अगर मुझे नॉर्मल टाइम पे पेन नहीं है तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस वाला पेन नहीं है वो, ठीक है। जो मुझे इन्फ्लेमेशन है या कोई आर्थराइटिक पेन होगा वो मुझे रेस्ट पे भी आएगा, जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो भी मुझे ट्रबल देगा। अगर उन्हें काम करते समय, किसी एक्टिविटी करते समय या कुछ पकड़ते समय पेन आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि या तो उनकी मसल्स ज्यादा वीक है, ठीक है, या पॉसिबिलिटी है कि जो उनके जॉइंट्स हैं उनमें स्ट्रेस ज्यादा आता है। तो वो थोड़ा सा एक एग्जामिन करा लें कि ऐसा ना हो कि मसल स्ट्रेंथ कम हो रही हो जिसकी वजह से उन्हें पेन आ रहा हो, काम करने में ट्रबल रहता हो, या ऐसा ना हो कि जो छोटे जोड़ हैं उसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस के चेंजेस शुरुआत हो रही हो कहीं। तो वो सब चीजें एग्जामिन करा लें, उसके बाद फिर उसका इलाज करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मसल्स पेन पे ध्यान में आया कि काफी लोग शिकायत करते हैं कि उनकी जो बाजू है, कोहनी से ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसमें दर्द होता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? ज्यादातर बड़े लोग कहते हैं कि बाजू में दर्द है। देखिए मैम, ये एक अच्छा पॉइंट है। तो वही आ, काफी लोग कहते हैं कि दर्द है। सामान उठाने, देखिए, बैठे बैठे बुजुर्गों को देखा अपने हाथ दबाते रहते हैं कि दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है। हम देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम अगर पहले ही, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मुझे जॉइंट में या मेरी एल्बो से ऊपर पेन आ रहा है, तो मुझे ये दो चीज़ों का एग्जामिन करना जरूरी है कि क्या मेरे शोल्डर के सारे मूवमेंट्स फ्री हैं। पहली चीज़ तो मैं ये चेक कर लूं कि मेरे शोल्डर के सारे मूवमेंट्स फ्री होने चाहिए। अगर मेरा शोल्डर आगे पीछे साइड में या पूरा सर्कल मूव करता है, तो मैं एक बीमारी होती है फ्रोजन शोल्डर, उससे बच रहा हूँ। फिर उसके बाद पार्ट आता है कि अगर वो सही है तो वो पेन जो बचा वो मेरी मसल्स का हो सकता है, मेरी बाइसेप्स मसल वीक हो रही है। अब हम लोगों के यहाँ हिंदुस्तान में खासतौर से प्रोटीन का कंजम्पशन बहुत पुअर है। हम लोग प्रोटीन ना के बराबर खाते हैं। हम लोग अगर अपनी डाइट में देखें तो हम लोगों के यहाँ प्रोटीन सिर्फ एक कटोरी दाल का कंजम्पशन होता है, उससे ज्यादा एक ना प्रोटीन नहीं होता। जबकि अगर हम बात करें तो एक आम आदमी अगर कोई एक्सरसाइज नहीं भी कर रहा है तो भी उसे 0.5 ग्राम पर बॉडी वेट, अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैं अगर कोई 60 साल के आदमी की बात करूं तो भी उसे 30 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी, और जो एक कटोरी दाल है वो हमें 5 से 10 ग्राम प्रोटीन ही दे पाएगा, बस 5 ग्राम 7 ग्राम बस। तो प्रोटीन जब नहीं होगा तो क्या होगा कि बॉडी आपकी ही मसल से प्रोटीन तोड़ना शुरू कर देगा। तो आपने देखा होगा विद एज लोगों की मसल्स लटकनी शुरू हो जाती हैं, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन। आपकी बॉडी से वो प्रोटीन निकाला जा रहा है। जब प्रोटीन निकाला जा रहा है तो मसल में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, मसल में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो आपको दर्द महसूस होगा ही होगा। तो तो आप अपनी प्रोटीन डाइट अच्छी रखें, वेजिटेरियन रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। वेजिटेरियन जो लोग हैं वो क्या ले सकते हैं इसके लिए, दाल मैम के अलावा? बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। आप अगर आपको यूरिक एसिड का इश्यूज नहीं रहता तो आप काले चने हैं, ठीक है, उसके वाला स्प्राउट्स है, उसके बाद सोयाबीन है, उसके बाद पनीर ले सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट अगर पूरी करनी है तो हमारे पास बहुत अल्टरनेट्स हैं। पीनट बटर आता है, पीनट बटर यूज करा जा सकता है थोड़ा सा। ठीक, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी, दीपन जी, शायद सभी के क्वेश्चंस हो गए, तो आप एक धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन है, जिंक जो आपने कहा, जिंक के लिए क्या सोर्स है, उसको कहाँ से हम ले? सर सर जिंक के लिए सबसे ज्यादा सोर्स, अच्छे सोर्सेज हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। सबसे बढ़िया सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल्स। थैंक यू। थैंक यू सर, काफी सुंदर तरीके से आपने इतने अच्छे से, वास्तव में एक शिक्षक की जो स्थिति होती है कि किस तरह से उसको समझाना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपका तहे दिल थैंक यू से सर। हम धन्यवाद करते हैं। और हमारी जो ये योग कक्षा है वो 5:30 बजे से 7 बजे तक नियमित रूप से रहती है। और जो भी कोई नए साधक आज जुड़े हुए हों, योगाभ्यास के लिए आना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर आप 5:30 बजे से ऑनलाइन रहता है हमेशा। और हर संडे को हम लोग इसी तरह से डॉक्टर का
प्रोग्राम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को समापन करने से पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन को सीधा करें और एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे और तत्पश्चात शांति पाठ। एक मिनट, ये जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है उसका लिंक दिया जाता है, और हर बार की जो रिकॉर्डिंग है वो है, आप एक देखेंगे बाकी भी देख सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट जगह अपने विषय से संबंधित तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम अपने ग्रुप में डालते हैं जी। भरिए गहरा लंबा सांस। ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। धन्यवाद करें उस प्रभु का। धन्यवाद आप सभी साधकों का। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, घर्षण करें, तेजी से घर्षण करें। उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank you all very much. Thank you, Dr. Saab. Wonderful. बहुत बहुत session. धन्यवाद।